सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज के वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 को। तो अभी युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। अलग अलग श्रेणी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अभी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसमें हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो 2024 के लिए ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया। पहले उनकी बात करते हैं। वो 4 खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश है, इनका संबंध चेस से है। शतरंज अभी हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी था। अभी सबसे युवा चेस चैंपियन ये बने थे। एक है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी प्लेयर है। एक है प्रवीण कुमार, पैरा एथलीट है। और एक मनु भाकर है जो कि शूटर है। तो ये 4 खिलाड़ियों को चुना गया है इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए। आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो पहली बार ये 91-92 में दिया गया था। पहली बार किसे मिला था? जो विश्वनाथन आनंद हैं, जो हमारे शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर है, उन्हीं को मिला था। और याद रखना, शुरुआत में इसको 1991 से लेकर 2021 तक इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। फिर 2021 में इसका नाम बदला गया और महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। अच्छा, लास्ट एडिशन जो 2023 वाला संस्करण था वो किसे मिला था? कई बार हमने पढ़ा है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो पहली बार किसे मिला? लास्ट टाइम 2023 वाला किसे मिला? और आज जो हम पढ़ रहे हैं लेटेस्ट 2024 का किसे मिल रहा है? ये सब मैंने आपको बता दिया है। और ये जो पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल में खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कौन देता है? खेल व युवा मामलों का मंत्रालय इसको देता है। इसमें पुरस्कार की राशि बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दी गई है, ये भी याद रखना। अब देखो, वैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है, तो इसमें और भी अवार्ड्स हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब इन सब को तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वरना एक ही प्रश्न 10 से 12 मिनट ले लेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आज मैं अलग से इसका एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, क्योंकि ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, क्योंकि यहाँ से हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पिछले वाला जो बैडमिंटन प्लेयर्स को मिला था ना, वो प्रश्न भी एग्जाम में आया था। और ये प्रश्न भी आप लिख लो मेरे से, ये प्रश्न भी एग्जाम में आएगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बाकियों के लिए अलग वीडियो में बना दूंगा, आज ही आपको मिल जाएगा शाम तक। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा भुवनेश कुमार। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अभी इसके CEO के रूप में भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, उन्होंने किन का स्थान लिया ये पूछेंगे तो याद रखना, अमित अग्रवाल का। अमित अग्रवाल से भी मैं आपको बता दूं, अभी भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में इनको सचिव सेक्रेटरी बनाया गया है। और उनके स्थान पे यहाँ पे अब UIDAI के CEO बन गए भुवनेश कुमार। वैसे ये जो भुवनेश कुमार है ना, ये UIDAI के CEO के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री में अतिरिक्त सचिव भी होंगे। अच्छा, UIDAI की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में योजना आयोग के तहत की गई थी। वर्तमान में ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये याद रखना। और ये आप याद रखना, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। मैं आपको शो करता हूँ, ये देखो, SSC CPO के एग्जाम में ये पूछा गया था, UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत। अब आप लोग मुझे बता दो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को जो इस साल मतलब 2024 में नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने थे वो याद नहीं है ना, तो याद कर लेना मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर से। और नहीं याद है तो आपकी समस्या का समाधान कर देता हूँ। इन पे मैंने ट्रिकी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो वो देख लेना। एक बार वीडियो देखोगे सारे नाम आपको फटाक से याद हो जाएंगे। मुझे आप कमेंट कर देना अगर वीडियो आपको नहीं मिलता यूट्यूब पे, तो मैं आपको लिंक पर्सनली सेंड कर दूंगा। बाकी इस प्रश्न में अगर मैं आपको और जानकारी दूं तो ये तो हमने देख लिया, UIDAI की स्थापना 2009 में हुई थी, लेकिन याद रखना 2016 में इसे एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। और इसने 2009 में ही
आधार को लॉन्च किया था? जानते हो UIDAI ये आधार कार्ड को ही जारी करता है। और ये भी तो प्रश्न बन सकता है UIDAI के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा नंदन नीलेकणी। और कौन है नंदन नीलेकणी? इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आधार कार्ड है ना आपका, उसमें जो आधार कार्ड संख्या है वो कितने डिजिट की होती है? याद रखना 12 डिजिट की होती है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी और जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिए हैं। अभी एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कोशिश करना उसका उत्तर करने की, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आया था। लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वी रामसुब्रमण्यम नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के ये अभी अध्यक्ष बने थे। और वितुल कुमार CRPF के नए डायरेक्टर जनरल बने। तो के संजय मूर्ति कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। अब देखो वो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये रहा प्रश्न आपके सामने। ये पूछा गया था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। क्या प्रश्न है कि UIDAI ने किस आयु वर्ग के लिए नीले रंग का बाल आधार कार्ड जारी किया था? क्या आप बता पाओगे इसका उत्तर क्या होगा? देखो फालतू प्रश्न नहीं है, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूं कि आपको यकीन हो सके कि वास्तव में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो मुझसे बोलते हैं ना कि वीडियो लेंदी हो गया है, आपने जो ये नया फॉर्मेट स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन बताने का, इसको हटा दीजिए। तो पहले तो आप लोग इसको सॉल्व करो। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्या आप इसको कर पाओगे? क्या आप मुझसे इन्हें हटाने की तो बात कर रहे हो? आप कर दोगे प्रश्न को? एग्जाम की तैयारी के लिए आप पढ़ रहे हो ना, एग्जाम में पास होना है ना, बिना पढ़े हो जाएंगे? गजब बात करते हो आप लोग यार। मतलब नए साल से मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है, आप लोगों के लिए और बेहतर कर रहा हूं, इसमें मेरे को और मेहनत लग रही है। यहाँ पे सारा काम मुझे ही करना होता है, आपका इस तरह से कंटेंट और बेहतर तरीके से बनाने में, लिखने में, टाइप करने में, सर्च करने में मुझे और ज्यादा समय देना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कहते हो कि मजा नहीं आया, हटा दो। तो कितना हर्ट होता होगा मुझे। किसके लिए कर रहा हूं मैं? आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं। खैर आप लोगों के लिए भी उसका समाधान मैंने निकाला है, लेकिन वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो आधार कार्ड होता है वो नीले रंग का होता है, नीले रंग में लिखा जाता है, उनका बायोमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल में फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक। अभी फिडे ब्लिट्ज चैंपियनशिप में वुमेन्स कैटेगरी में जो भारतीय शतरंज खिलाड़ी है आर वैशाली, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। और इसमें गोल्ड किसने जीता है? फिर गोल्ड चाइना की एक प्लेयर है जू वेनजुन ने गोल्ड जीता है। हमें तो आर वैशाली का नाम याद रखना है, इन्होंने ब्रोंज जीता है। वही मेंस कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो देखो मेंस कैटेगरी में पहली बार ऐसा हुआ कि इस ब्लिट्ज चैंपियनशिप में 2 खिलाड़ियों को विजेता घोषित किया गया। वो 2 खिलाड़ी कौन कौन है? मैग्नस कार्लसन है, जो आप जानते ही हो, नंबर 1 प्लेयर है, नॉर्वे से आते हैं। और एक और है इनके खिलाड़ी, और इनके अलावा इयान नेपोमनियाचची, ये रशिया के शतरंज प्लेयर है। इन दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। तो इस तरह से मैग्नस कार्लसन ने तो 7वीं बार ये खिताब जीता है, और ये इयान नेपोम ने पहली बार जीता है। और हुई कहाँ पे थी ये चैंपियनशिप? वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अभी आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ था, जिसमें हमने देखा था वुमेन्स कैटेगरी में कोनेरू हम्पी विजेता रही थी। पढ़ा था ना हम लोगों ने। उसी के बाद ये फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, और इसमें वुमेन्स कैटेगरी में आर वैशाली ने ब्रोंज मेडल जीता। अब आप लोग ये मत सोचना कि इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है तो प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आपके पूछा गया था, पिछले साल ही पूछा गया था 2023 में। ये मैं आपको दिखाता हूं प्रश्न, देखो, दिखाने से आपको यकीन होगा। SSC CHSL 2023 का प्रश्न है ये, पढ़ो देखो क्या कह रहा है। फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने ब्रोंज मेडल जीता था? तो पूछ लिया ना ब्रोंज वाला भी, तो जो आज हमने पढ़ा वो भी आ सकता है। चलो चेस से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ रिवाइज। तो आपको पता है हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम क्या था? विश्वनाथन आनंद था, जिनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है हमने देख ही लिया, इन्होंने ही जीता था। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी हो गई। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस अकेडमी ये खुलेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और ये नीचे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी 45वां चेस ओलंपियाड 2024 जो हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में भारत विजेता रहा।
तो मेल कैटेगरी में भारत ने हराया स्लोवेनिया को और फीमेल में भारत ने अजरबैजान को हराया। साथ में ये भी याद रखना इसका जो अगला एडिशन होगा 2026 में वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। और हमने ये देख लिया अभी वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को अभी जीता है, वुमेन्स कैटेगरी को जीता कोनेरू हम्पनी ने। इन्होंने दूसरी बार जीता ये खिताब और ये खिताब पाने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। उसके अलावा ये हमने पढ़ लिया है कि फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अभी डी गुकेश ने जीत लिया। इसे जीतने वाले वो सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन बन गए हैं। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था कि शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो अर्जुन एरिगेसी बन गए, याद रखना। और पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फिडे है। स्थापना होती है इसकी 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नाम है एग्नेस केलेटी, इनका निधन हो गया। वे किस देश से बिलोंग करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंगरी। तो अभी दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक मेडलिस्ट थी ये हंगरी की एग्नेस केलेटी। इनका अभी निधन हो गया। 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जिम्नास्टिक में 1 गोल्ड समेत टोटल 4 मेडल जीते थे और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में 4 गोल्ड समेत टोटल 6 मेडल जीते थे। और ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी। इनका निधन हो गया। नाम याद रखना, किस देश से थी याद रखना, उनका खेल भी याद रख लेना, जिम्नास्ट थी ये। आपको याद होगा इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था पिछले साल ही कि पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिनका भी निधन हो गया। तो चर्चा में है, नाम पूछा जा सकता है। पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो किकी हकनसन थी, याद रखना। 95 वर्ष की उम्र में अभी उनका निधन हुआ। वो स्वीडन से बिलोंग करती थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कब और कहां पे हुए थे, तो आप सब लोग आंसर कर दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो कब हुए थे, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये एसएससी का सवाल है। एसएससी वालों ने पूछा, ये मैं आपको शो करता हूं। एसएससी जीडी के एग्जाम में आया था, ये पढ़ सकते हो आप। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ये कब हुए थे? तो याद रखना 1896 में ही। कहां पे हुए पूछेंगे तो ग्रीस के एथेंस में। और एक और पॉइंट याद रख लो, ये बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न बनेगा ये एग्जाम में, कहीं ना कहीं बनेगा, देखना। तो आंसर होगा बैरन पियरे कुपर्टिन को कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह का प्रश्न 2 बार एग्जाम में आया था। एक बार तो एफकेट के एग्जाम में आया था, या मैं आपको शो भी कर रहा हूं। और यही सेम प्रश्न एसएससी जीडी ने भी पूछा था कि पहले ओलंपिक गेम्स कहां पे हुए थे। तो उसका उत्तर भी यही होगा, एथेंस में ही, ग्रीस के एथेंस में 1896 में। अब वो पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स करके पूछ ले या पहले ओलंपिक गेम्स करके पूछ ले ये समर ओलंपिक थे, तो उत्तर वही होगा आपका, ग्रीस एथेंस 1896, याद रखना। बाकी आप जानते ही हो जो ओलंपिक्स होते हैं वो हर 4 साल में होते हैं। ये पॉइंट तो हर बच्चे को पता होगा, हर स्टूडेंट को पता है। लेकिन पिछले साल ही एग्जाम में आ गया, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछ लिया कितने कितने साल के अंतराल में होते हैं, तो 4-4 साल के अंतराल में होते हैं। याद रखना ये पॉइंट्स भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में संस्कृति उत्सव 2024 ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये शुरू हो चुका है, अभी 2 जनवरी को ही शुरू हुआ ये, और 26 जनवरी 2025 तक ये चलेगा। इस उत्सव को आयोजन करने का उद्देश्य की बात करें तो कला और संगीत से जुड़ी उभरती प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मंच प्रदान करना, साथ ही उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करना और लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना। तो इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। बाकी इस उत्सव की थीम क्या है? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। अब ध्यान से सुनना, एक कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है जो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज न कर पाए। ये तो हो गया संस्कृति उत्सव जो हर साल होता है उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन एक होता है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। उसका आयोजन हमारा संस्कृति मंत्रालय करता है, कल्चरल मिनिस्ट्री करता है, और वो भी हर साल होता है, लेकिन उसका कोई फिक्स जगह नहीं है कि यहीं पे होगा। हर साल अलग अलग जगह पे होता रहता है। जैसे कि 2024 में ये हैदराबाद में हुआ, उससे पहले 2023 में वो मुंबई में हुआ था, ठीक है। और जो अभी हमने प्रश्न में पढ़ा वो संस्कृति उत्सव है, और वो किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आप एग्जाम में कंफ्यूज न हो,
एग्जामिनर आपको कंफ्यूज न करे, इसलिए मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। चलो इसी तरह के कुछ और उत्सव महोत्सव में आपको रिवाइज कराता हूँ, जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े वो रिवाइज कराता हूँ। तो अगर आपसे पूछे बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, लोसांग महोत्सव सिक्किम में, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में, तानसेन महोत्सव ग्वालियर एमपी में, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, हेथाई अम्मान महोत्सव तमिलनाडु, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में, थाई पुसम त्योहार, आदिपेरक्कू, ये सब तमिलनाडु में होते हैं। कंबाला जिसमें भैंस की दौड़ होती है, तो ये होता है कर्नाटक में। मकरविलक्कू त्योहार ये केरल का है। ऊंट महोत्सव ये राजस्थान में होता है, राजस्थान में भी कहाँ, बीकानेर में। और मरु महोत्सव ये जैसलमेर में होता है। और खर्ची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा का है। तो यहाँ पे 12 और इंपॉर्टेंट उत्सव महोत्सव हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी यानी कि हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि अब जंगलों से मिलने वाले जो भी लाभ हैं, जैसे कि जंगल क्या करते हैं, वातावरण को ठंडा रखने का काम करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, पानी को साफ करते हैं, वहाँ के पेड़ों के जरिए हमें ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोखने का काम करते हैं, और भी बहुत तरीके से वो हमारी मदद करते हैं। तो इन सभी सेवाओं का सही तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा ताकि भविष्य में बेहतर योजनाएं बनाई जा सकें और हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सके। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का 44% क्षेत्र, 44% जो एरिया है वो वनों से ढका हुआ है, जो लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। तो प्रश्न क्या है हमारा, याद रखना कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य अभी कौन सा बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया है। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ ले चलता हूं, उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। प्रश्न में पूछ रहा हूं मैं आपसे कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? इसका उत्तर आप ही लोग देंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अभी तो मैं आपको छत्तीसगढ़ ले चलता हूं। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल होती है रायपुर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और गवर्नर है रमन देका। छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको और रिवाइज करवा दूं तो युवा मितान परिवहन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला था। और 2023 में पेन नाबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार को मिला था और ये अवार्ड पाने वाले भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बने थे। छेरछेरा महोत्सव यहाँ शुरू हुआ, मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू हुई, कौशल्या मातृत्व योजना, इंद्रावती नेशनल पार्क यहीं पर मिलेगा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क मिलेगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क मिलेगा। और अभी तो आपको याद होगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये अब टाइगर रिजर्व भी बन गया है। उसके अलावा अचान कुमार टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, लेमरू हाथी अभ्यारण्य यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कोरबा में, पंडवनी नृत्य यहाँ पे किया जाता है, इसकी पहली महिला कलाकार कौन है? तीजन बाई है। हरेली उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। गेवरा कोयला खदान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। यह भी न्यूज़ में थी क्योंकि worldatlas.com के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा इसको मिला था। उसके अलावा देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ ने। विश्व के सबसे ऊंचे बांस का टावर यहाँ पे लगाया गया था जिसकी ऊंचाई 140 फुट थी। जल जागर महोत्सव यहाँ पे मनाया गया। और अभी 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता ये हुई थी रायपुर में और इसमें टॉप पे छत्तीसगढ़ ही रहा था। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट, ये इनका पूरा नाम है और अभी इनका निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 2024 में ही, इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बनता है। तो ये फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे, नाम क्या है? डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट, और अभी इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1936 में और उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य, भारतीय वास्तुकला और मंदिरों के इतिहास के कई क्षेत्रों में उन्होंने रिसर्च किया है और इसी कारण से उनको एजुकेशन की फील्ड में अभी 2024 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि हमारा चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको बताया ना इस बार कितने पद्मश्री दिए गए थे। चलो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। भारत रत्न 5 को दिया गया, पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण 17 दिए गए और 110 पद्मश्री दिए गए।
तो ये 5 है, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत रत्न की बात करें, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। वहीं पद्म विभूषण ये भी 5 को दिए गए, MS वैजयंतीमाला, चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और MS सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इनको रिवाइज करते रहना ताकि आपके ध्यान में रहे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस, ये बुक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ये बुक का नाम है। और अभी इस बुक को किसने लॉन्च किया ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह। और अभी इन्होंने नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। तो इस बुक को 7 खंडों में प्रकाशित किया जाएगा, मतलब इसके 7 पार्ट्स आएंगे। और इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। इस बुक को अभी नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया और अभी लॉन्च किया अमित शाह ने। चलो कुछ और 8-10 बुक्स जो अभी न्यूज़ में थी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। एक तो हमारी जो पैरा एथलीट है दीपा मलिक, अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है, नाम है ब्रिंग इट ऑन। दिनेश सहारा, डॉक्टर दिनेश सहारा ने बुक लिखी है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। और अमिताभ कुमार ने लिखी है माई बिलव्ड लाइफ। सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने लिखी है वाई भारत मैटर्स। और डॉक्टर संजीव कुमार ने लिखी है ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। MK रंजीत सिंह ने लिखी माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। थॉमस मैथ्यू ने रतन टाटा जी की ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है रतन टाटा लाइफ। और प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर नाम से बुक लिखी है। R अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई थी, ये एग्जाम में भी आई, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। और पीरामल नाथवानी ने लिखी है कॉल ऑफ द गिर नाम से बुक, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट बुक्स हमने और रिवाइज करी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वाव थराद ये किस राज्य का अभी 34वां नया जिला बन गया है। तो आंसर होगा गुजरात का। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, तो भूपेंद्र पटेल की सरकार ने अभी राज्य में वाव थराद को नया जिला बनाने की अभी मंजूरी दे दी है। ये गुजरात का 34वां जिला होगा। इसे बनासकांठा से अलग करके बनाया जा रहा है। अब क्यों बना रहे हैं? इनका कहना है क्योंकि लोगों को कई कामों के लिए जिला मुख्यालय पहुंचने में 35 से लेकर 85 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, इसीलिए हम ये एक नया जिला ही बना देते हैं। जिलों से याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको शायद कल परसों ही पढ़ाया था कि वैसे जब अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी राजस्थान में 2023 में, तो उन्होंने वहाँ पे 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे। और अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार ने उनमें से 9 जिले और उन 3 संभागों को समाप्त कर दिया है। वैसे अभी उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना, जहाँ पे कुंभ का मेला हो रहा है, महाकुंभ क्षेत्र में। तो महाकुंभ को उत्तर प्रदेश का नवीनतम 76 नंबर का जिला बनाया गया। चलो बात गुजरात की हो रही है, यहाँ पे एक बार मैं गुजरात ले चलता हूँ आपको। तो कैपिटल गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री हो गए भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेट फ्लेमिंगो है, पशु है एशियाई शेर और वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। और यहाँ का लोक नृत्य गरबा हो गया, डांडिया हो गया। और नेशनल पार्क्स की बात करें तो वंशडा नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, ब्लैकबक नेशनल पार्क हो गया, मरीन नेशनल पार्क हो गया। और सरदार सरोवर बांध मिलेगा नर्मदा नदी पर, उकाई बांध मिलेगा ताप्ती पर, कडाना बांध मिलेगा माही पर, दांतीवाड़ा बांध मिलेगा आपको बनास नदी पर। तो गुजरात से ये अभी स्टैटिक पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया। तो आंसर होगा 6.6%। तो RBI के अनुसार अभी वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.6% रहेगी, ये अनुमान लगाया उन्होंने। तो ये आपको डेटा इतना सा याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि GDP क्या होती है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, उसका मतलब आप समझते हो? फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्योंकि देखो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था SSC CGL 2022 में, आप देख सकते हो GDP क्या है। चलो आप इसका उत्तर करने की कोशिश करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलो अभी तो मैं बता देता हूँ, वैसे सबको पता होना चाहिए। ये जो भी ऑप्शन है इसमें से इसका उत्तर नहीं मिलेगा आपको। तो किसी भी देश में एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य GDP कहलाता है। बाकी देखो RBI की बात हुई है, स्टैटिक देख लेते हैं कुछ। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। और इसकी जो स्थापना है
किस आयोग की सिफारिश पे होती है यंग हिल्टन आयोग? नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। आप जानते हो अभी नए गवर्नर बन गए संजय मल्होत्रा, 26 नंबर के हैं, शक्तिकांत दास के स्थान पे। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर CD देशमुख हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी लग रही है आपको नए साल से जो हमने ये कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, तो उसके साथ आपको क्लास कैसी लग रही है। मेहनत तो पहले भी मैं आपके लिए करता था, लेकिन इस बार कुछ अलग आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि जो भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आपको पता लगे कि इस तरह के प्रश्न आते हैं और यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जो बने हुए हैं एग्जाम में वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, और जो बन सकते हैं वो मैं मुंह से बोल के बता देता हूँ कि देखो ये भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, वैसे ही बन सकता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बल्कि मैंने आपको बताया इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के खातिर दिल से मैं इसे तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। आप लोगों को अपना मानूंगा तभी आप लोगों के लिए दिल से मेहनत कर सकूंगा। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अपने चैनल को, मेरी मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी इन सभी क्वेश्चंस का PDF आपको मिल जाएगा अपनी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अच्छा, अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है। ये 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था। देखो इस प्रश्न को देखो एक बार। सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो हमने पढ़ा था जसप्रीत बुमराह। और मैंने आपको बताया था ये 200 टेस्ट विकेट लेने के लिए इन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, यानी कि 44 टेस्ट मैचों में इन्होंने ये 200 विकेट लिए और कितनी गेंदें डाली हैं? 8484 गेंदें डाली हैं। अब इसमें एक पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर गेंदों के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो फिर सबसे तेज भारतीय यही हैं जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट लिए हैं, जसप्रीत बुमराह। कितनी गेंदों में? 8484 गेंदों में। लेकिन अगर मैचों के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, मैचों को देखते हुए, तो फिर जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान पे आते हैं। दूसरे भारतीय हैं ऐसा करने वाले रविंद्र जडेजा के साथ, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने भी 44 मैचों में ऐसा कारनामा किया था और अभी जसप्रीत बुमराह ने भी। तो फिर पहले भारतीय कौन है? पहले है अश्विन। 37 मैचों में वो 200 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। मैं जो भी डेटा आपको बोल रहा हूँ वो शो भी कर रहा हूँ, लेकिन आर अश्विन ने 37 मैचेस में तो 200 टेस्ट विकेट लिए थे, लेकिन उसके लिए इन्होंने कितनी गेंदें डाली थी? तो लगभग 10,000 के आसपास इन्होंने गेंदें डाली थी, और जसप्रीत बुमराह ने 8,000 के आसपास। तो दोनों चीजें अब क्लियर हो गई होगी आपकी, है ना? ठीक है, चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी 78 नंबर की संतोष ट्रॉफी को किसने जीता? पश्चिम बंगाल। और मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्यों में भेजा जाएगा? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन है, इसका प्रोटोटाइप CR 450 को लॉन्च किया अभी चाइना ने। 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पे? नेपाल में। और नई दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना में पुजारियों को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? 18,000। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया? केरल। और किस भारतीय क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया? जसप्रीत बुमराह। उसके अलावा अभी चर्चा में रही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू की गई? 2021। और राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त कर दिया? 9 जिले 3 संभाग। और आखिरी प्रश्न था ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जनवरी को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था बोडो नफाम, ये एक तरह का व्यंजन है, इसको GI टैग मिला किस राज्य का है? तो आंसर होगा असम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।